क्या करता है, नी में जब यहाँ करते हैं ना तो इस वाले हैंड से थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लो, तो उससे एक पुल मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से एल्बो में कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, एक हाथ यहाँ पकड़ा, इस वाले हैंड से बाहर की तरफ खींचो, तो जो यहाँ एल्बो तो उससे थोड़ा बाहर की तरफ ट्रैक्शन होगा। ट्रैक्शन है ना, जब ये वाला कर रहे हो ना इस पे, तो इस वाले हैंड से थोड़ा बाहर की तरफ खींचो एक जॉइंट को, फिर कराओ। तो ये ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखना ट्रैक्शन वाला पार्ट। The fixation of the bone proximal to the joint providing an opposing force, आप एक अपोज टू अ सस्टेबल पुल ऑन अ डिस्टल बोन, ठीक है ना। आप क्या करो, जो प्रॉक्सिमल बोन है जो पास, उससे आप थोड़ी बाहर की तरफ अपोजिंग फोर्स लगाओ, जिससे पुल डेवलप हो। ट्रैक्शन इज थॉट टू फैसिलिटेट द मूवमेंट बाय रिड्यूसिंग इंटर आर्टिकुलर फ्रिक्शन। जो आर्टिकुलर डैमेज होकर आगे चल के फ्रिक्शन डेवलप होने वाला था, आप उसको रिड्यूस्ड करते हो, इसलिए ट्रैक्शन हमेशा दो, थोड़ा बहुत ट्रैक्शन तो दो, जिससे क्या जो चीजें खराब हो गई वो भी ठीक होंगी और आगे भी खराब होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। तो ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब पैसिव रेंज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो मोस्टली 90% लोग तो ट्रैक्शन कभी देते ही नहीं है, लेकिन ट्रैक्शन भी हमेशा याद रखो। फिर वही चीज, विद इन लिमिट। ऐसा नहीं है एक ही बार में पहले दिन ही कर रहा हूं, पावर लगा के पूरा बाहर खींच के बाहर ही उखाड़ दो जॉइंट, है ना। स्टार्टिंग में करो कोई भी चीज, ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, एकदम इंक्रीज करोगे जीरो रिजल्ट मिलेंगे। पहले थोड़ा ट्रैक्शन दो, हल्का सा खींचो, देखो ना पेशेंट को तकलीफ नहीं हो रही, एक दिन कराओ, फिर कल अगले दिन थोड़ा सा और पुल कर लेना, है ना। एकदम कोई चीज नहीं करनी कि जो भी है आज ही मिल जाए, वो नहीं होगा। रेंज ऑफ मोशन इसमें क्या हमने बोला, बार बार बोल चुके हैं, रेंज ऑफ मोशन वो ही होगी जहां तक पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है। तो रेंज ऑफ मोशन इज डन इन पेनलेस रेंज टू अवॉइड स्पाज्म इन सराउंडिंग मसल। ये बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। क्या बोली, क्या होता है जब स्टार्टिंग में हम, मालूम क्या उसका, अब देखो मैं एक बहुत अच्छी कंपनसेटरी बॉडी की मैकेनिज्म बताता हूँ यहाँ पर। बॉडी की एक बहुत प्यारी कंपनसेटरी मैकेनिज्म, कभी चोट लगी, गिरे हो कभी, तो बॉडी क्या करती है ना, जैसे सपोज करो नी के बारे से कभी गिरे होगे ना, तो नी में चोट लगी होगी ना, तो क्या होगा, अब नी में लगी है, ऊपर की तरफ स्किन में लगी है, फिर भी आसपास की मसल्स काम नहीं करेंगी, स्पास में चली जाएंगी, आपको मूवमेंट नहीं करने देंगी। क्यों नहीं करने देंगी, मसल की स्पास में, मसल क्यों जाती है, बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है। बॉडी जानती है कि आप नहीं मानोगे, आप मूवमेंट करोगे ही करोगे। जैसे अगर थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप करने की कोशिश करोगे, अच्छा देखो कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, टूट तो नहीं गया, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो। इस करने की वजह से नहीं टूटी होंगी चीजें तो वो टूट जाती है। तो बॉडी क्या करती है, जब भी कहीं भी उसको टीयर होता है ना थोड़ा बहुत, उसकी आसपास की सारी मसल्स को स्पाज्म में पहुंचा देती है। लो भैया, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो क्या है ये टीयर कर लेगा। अब पेशेंट तो खुद कर नहीं पाएगा एक्यूट में, अब आप पैसिवली चले गए, आपने करा दिया, तो वो और स्पाज्म डेवलप होगा, उसमें क्या और टीयर होगा, तो पेशेंट को, जो पेशेंट के अंदर है उसको ये लगेगा कि नहीं नहीं चीजें और टूट रही हैं, और स्पाज्म को बढ़ाओ। इसलिए कभी भी स्टार्टिंग फेज में, मैंने बोला कभी भी मत कराओ। स्टार्टिंग पेज में अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा है, एक्यूट करने वो अर्ली कंडीशन है, मत कराओ, कि यही होता है अर्ली कंडीशन में, और टीयर होगा और पेन बढ़ जाएगा स्पाज्म की वजह से। इसलिए हमेशा कब कराओ, जब थोड़ा उसका पेन, जो टीयर की वजह से पेन है वो खत्म हो गया, अब जो पेन है वो मीडिएटर्स की वजह से, तो उसकी वजह से आप कराओगे तो कोई स्पाज्म डेवलप नहीं होगा। और आपको वो जो स्पाज्म स्टार्टिंग में डेवलप हो गया होता है ना, उस स्पाज्म को आगे चल के आपको तोड़ना भी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉडी तो स्पाज्म डेवलप कर देती है पेन की वजह से, फिर अगर आप कुछ दिन बाद मूवमेंट नहीं करवाओगे ना, तो जो स्पाज्म डेवलप हुआ था वो परमानेंट हो जाता है, फिर पेशेंट चाहकर भी मूवमेंट नहीं कर पाता। तब वहां पर आपका रोल बनता है पैसे मूवमेंट करा के, उस स्पाज्म को रिड्यूस्ड करो, फिर पेशेंट खुद करने लग जाएगा। इसलिए कभी भी स्टार्टिंग फेज में रेंज ऑफ मोशन इन डन इन पेनलेस रेंज टू अवॉइड स्पाज्म इन द सराउंडिंग मसल, है ना। पेशेंट पेन में और आज पहले दिन ही गए और करा दो, तो स्पाज्म डेवलप हो गया, कल पता चला आज तो 30 था, कल पेशेंट का 25 ही कराए, अगले दिन 25 हो रहा है क्योंकि और मसल स्पाज्म, इसलिए 30 है तो स्टार्टिंग में 30 ही रखो एक दो दिन तक। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, 2 दिन हो गए, टीआई ठीक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप 30 से 35 की तरफ जा पाओगे। स्पीड और ड्यूरेशन इसमें हर बार हम बात कर चुके, सेम रखेंगे, ड्यूरेशन सेम रखेंगे, स्पीड सेम रखें ना, स्पीड बढ़ानी है ना ड्यूरेशन बढ़ानी है। स्पीड मस्ट बी स्लो एज रिलैक्सेशन शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द मूवमेंट, सुटेबल रिपीटेशन ऑफ द मूवमेंट शुड बी कैरिड, है ना, रिपीटेशन करने हैं। आउट विद स्पीड स्लो एंड रिथमिकल। रिपीटेशन कैसे कर सकते हो, एक दिन में 2 बार करना और एक बार में 8 से 10 रिपीटेशन कर सकते हो। ये ऐसा ही, ये तो देखो वेरी करने वाली चीज है, आपके ऊपर है, आप देख लो कितना करना है ना, इतना ज्यादा भी नहीं कराना कि उसकी मसल भी डैमेज होने लग जाए, तकलीफ नहीं। तो आप देख लो कि आपको कितना रिपीटेशन कराना है, दिन में 2 बार की जरूरत है कि एक ही बार की 3 बार की है, ये आपके ऊपर होता है। सीक्वेंस क्या रहेगा, ये देखो ये थोड़ी सी चीज समझने वाली होती है, इसको समझना। न्यूरोलॉजिकल केसेस में हमेशा सीक्वेंस होता है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जॉइंट मूवमेंट,
प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ कराते हैं, और ड्रेनिंग कभी करानी होती है तो डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ कराते हैं। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, सपोज करो मुझे डिस्टल मूवमेंट क्या, डिस्टल देखो अगर यहाँ ना तो यहां से अंदर की तरफ, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल ही होता है, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल बाहर से अंदर की तरफ होता है। सपोज करो मुझे क्या हुआ कि यहाँ पर इस जॉइंट पर, रिस्ट जॉइंट पर एडिमा डेवलप हो रहा है। अब मैं क्या करूं, मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ कराऊं, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, तो क्या होगा, जो एडिमा है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे कहाँ निकालोगे, जमीन में? कहाँ निकालोगे एडिमा, उंगलियों में आ जाएगा। कहाँ करोगे एडिमा, निकालोगे कहाँ, ड्रेन कहाँ करोगे? इसीलिए हमेशा एडिमा वाले केस में, ड्रेनिंग वाले केस में हमेशा बॉडी की तरफ मूवमेंट कराया जाता है। कि अगर एल्बो में है तो एल्बो में अगर सपोज एडिमा डेवलप हो रहा है तो उसे नीचे निकालोगे क्या, रिस्ट में, और रिस्ट के बाद फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ उंगलियों में एडिमा करोगे, कहाँ करोगे? इसीलिए कभी भी जब एडिमा के केस में कोई भी चीज ड्रेनिंग करनी होती है ना, बॉडी में कोई भी चीज ड्रेन जब मूवमेंट होता है ना, तो हमेशा बाहर से अंदर की तरफ होता है, कि ड्रेन अंदर की तरफ, अंदर लिम्फ नोड्स हैं सब है, यहाँ ड्रेन हो जाएगी चीजें। इसलिए अगर एल्बो में है तो मूवमेंट होगा एल्बो टू शोल्डर, ना कि शोल्डर टू, ना कि क्या एल्बो टू रिस्ट। यहाँ ड्रेन करके यहाँ लेके कहाँ जाओगे? मैंने खुद ऐसा देखा है, आपको बहुत कॉमन बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, मसाज होती है। जैसे लोग क्या, मैंने देखा एक तो एंकल जॉइंट पे एडिमा था, अब जो मसाज दे रहे थे ना वो नीचे से बाहर की तरफ दे रहे थे। यानी कैसे, क्या अगर ये मैं सपोज एंकल जॉइंट है तो इस तरीके से, तो मैं यही देख रहा था कि अगर ये जो मसाज इस तरीके जो मसाज कर, क्योंकि मसाज जिसमें होता है वो उससे क्या सर्कुलेशन बढ़ता है, एडिमा रिड्यूस्ड होता है, और वो ड्रेन करने का तरीका होता है। मसाज की एक टेक्निक होती है जो एडिमा को ड्रेन करती है। अब तुम अब नीचे एंकल की तरफ कर रहे हो तो कहाँ लेके जाओगे, ड्रेन करोगे कहाँ, एंकल से फिर नीचे कहाँ ले जाओगे? ऐसा तो नहीं कि ड्रेन जो फ्लूइड है वो स्किन फाड़ के जमीन में चला जाएगा, जाएगा कहाँ? लोग उल्टा ही कर रहे हैं, फिर ड्रेन, फिर बोलते हैं यार ये तो और एडिमा डेवलप हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा। तो आप भी तो देखो, दिमाग लगाओ ना कि करना किधर है, यहाँ कहाँ करोगे ड्रेन? ड्रेन करना है तो बॉडी की तरफ जाओ, ड्रेन हमेशा उल्टा होता है, ड्रेन बाहर की तरफ होता है। और न्यूरोलॉजिकल केसेस में, जब न्यूरोलॉजिकल केस में जब आपको मोशन कराना है तब आप पहले शोल्डर, पहले बड़े जॉइंट पे कराओ, फिर छोटे पे कराओ, यानी प्रॉक्सिमल टू डिस्टल चलते हो, फिर ऐसे चलते हो। न्यूरोलॉजिकल केसेस में हमेशा याद रखो, पहले शोल्डर जॉइंट पे वर्क करो, फिर एल्बो पे करो, फिर इस तरीके से मूवमेंट करा जाता है। ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, बहुत प्यारी चीज, क्या होता है अगर आप शोल्डर जॉइंट पे वर्क करोगे ना तो 50% एल्बो पे अपने आप वर्क हो गया होता है। लोग उल्टा चलते हैं, लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बॉल दे देंगे, फिंगर्स पे मूवमेंट कराएंगे, कुछ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ सारी फिंगर्स फ्लेक्शन में चली जाती हैं, उसकी मुट्ठी और बंद हो जाती है, फिर बोलते हो सर ये एक्सटेंड ही नहीं हो रही। हमेशा न्यूरोलॉजिकल केस में पहले बड़े जॉइंट को घेरो, समय लगता है। देखो हमेशा याद रखो, जितना छोटा जॉइंट पकड़ोगे रिजल्ट उतना जल्दी आएगा न्यूरोलॉजिकल केस में, स्ट्रोक के केस में। अब उससे क्या होता है कि उसमें जो पेशेंट है उसको बड़ा अच्छा लगता है, अरे भैया 4-5 दिन में ही आपने मेरी फिंगर चला दी, आप समझते हो हम तो बहुत बड़े 30 मार्क का सब कर लिया, सब हो गया। उससे हुआ क्या, आज अगर आप फिंगर चला दोगे ना तो कल को जब रिस्ट पे मेहनत करोगे, फिर जब एल्बो पे जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। शोल्डर पे मेहनत करोगे तो शोल्डर आधा 50% आपका एल्बो का काम वैसे ही कर देगा। बड़े से छोटे की तरफ चल के आओगे काम वैसे ही हो जाएगा। खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं शोल्डर जॉइंट पे मेहनत करूंगा तो ऑटोमेटिक एल्बो के कुछ फंक्शंस तो अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे। मैं एल्बो पे मेहनत करूंगा तो रिस्ट के फंक्शंस तो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगे, और 50% मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसलिए ध्यान रखो, जब भी अगर आप ऐसे पेशेंट देख रहे हो स्ट्रोक के, तो उनके जो बड़े जॉइंट्स है, लार्ज जॉइंट है, उन पे मेहनत करो, टाइम लगेगा, 4-5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। उन्हें समझाओ कि देखो अभी हम स्मॉल जॉइंट कर देंगे, ये कर तो देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि फिर इसकी वजह से जब हम स्मॉल जॉइंट से बड़े की तरफ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमेशा प्रॉक्सिमल टू डिस्टल चलना है न्यूरोलॉजिकल केस में, मूवमेंट कराना है, जो मूवमेंट कराना है ना, अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल केस है, स्ट्रोक वगैरह आ गया है ना, तो पहले शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट कराओ, फिर एल्बो में कराओ, फिर रिस्ट में। और जब ड्रेन कर रहे हो तो उल्टा चलो, ड्रेन में ये नहीं नीचे मूवमेंट करा के कहाँ निकालोगे, अगर रिस्ट में है तो बाहर की तरफ ऊपर लेके आओ। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। सीक्वेंस में बता चुका हूं। फिजियोथेरेपिस्ट स्टांस का मतलब होता है कि वो हमेशा जो अपना जो थेरेपिस्ट है वो अगर वो मूवमेंट करा रहा है वो कोशिश करे कि दोनों पैर एक साथ ना रखे, एक पैर आगे पीछे करके रखे। उससे क्या होगा, जैसे सपोज करो मैं इस तरीके से खड़ा हूं, अगर मैं दोनों पैर एक साथ रख रहा हूं, मैं पेशेंट को इस तरीके से, मैं उसने एल्बो पकड़ी है, मैं इस तरीके से जाऊंगा बार बार उसको कराने के लिए, मैं बार बार आगे झुकूंगा फिर पीछे आऊंगा, इससे मेरी बैक में दर्द होने लग जाएगा थेरेपिस्ट का। अब मैं क्या करूं, ये ना करके मैं एक पैर आगे कर लूं, अब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, तो अब मैं मुझे क्या करना होगा, मैं ऐसे ही ऐसे बस यहीं पर इसी तरीके से, मुझे ये मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा बार बार।
तो हमेशा ये ध्यान रखो, क्योंकि आप जब कभी भी लॉन्ग मूवमेंट कराते हो ना, तो आप इस तरीके से खड़े हो स्टांस फेस में। देखो आपको देखो, ये जो खड़े हुए देखो, एक पैर दूर है। जब ये मूवमेंट करेंगे ना, एक पैर हमेशा स्टांस फेज में, जब भी कोई ऐसे मूवमेंट करना हो तो हमेशा अपने पैरों को दूर दूर रखो। इससे क्या होगा, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, है ना। नहीं तो क्या होता है, देखो इस वाले केस में, ये वाला जो दिख रहा है ना, इसमें एक्सटेंड करा, इसमें देखो एक पैर यहाँ पे रखा हुआ है, एक पैर देखो कितनी दूर दूर, एक पैर यहाँ रखा हुआ है, एक पैर यहाँ रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, उसको पैरों में, लिम्स में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी इसी पोजीशन में वो इधर भी चला जाएगा और इधर भी आ जाएगा। वरना ना उसे बार बार क्या करना पड़ेगा, फिर इसे एक स्टेप यहाँ चलना पड़ेगा, फिर एक स्टेप यहाँ आएगा, फिर आगे झुकेगा, इसमें वो ही थक जाएगा। तो हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट का होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन ऑफ मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में आप मूवमेंट करा रहे हो उसी डायरेक्शन में आप खड़े हो जाओ, तो आपको बार बार आगे पीछे ना चलना पड़े, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करा रहे हो। कॉमनली यूज स्टांस, स्टांस आर दी वॉक स्टांस एंड स्ट्राइड स्टैंड। कैसा, जैसे अपन जैसे कोशिश करते हो जब कभी चलते हो ना, एक पैर आगे एक पैर पीछे होता है, उस तरीके से खड़े हो जाओ। और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में खड़े हो, उसके अपोजिट नहीं। वरना पता पड़ रहा है आप ऐसे खड़े हो तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट होता है थेरेपिस्ट के लिए। इफेक्ट एंड यूजेस क्या होंगे, सिंपल सिंपल सा समझ लो, वही सारी चीजें जो हम बात करती देर से करके आ चुके हैं, है ना। कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन इज एम्प्लॉयड टू मेंटेन, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन बात कर चुके हैं, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करेगा। प्रिवेंट एडिएशन फॉर्मेशन, एडिएशन नहीं बनेंगे। टू प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ द पैटर्न ऑफ मूवमेंट, पेशेंट को फील होगा, उसको याद होगा कि अच्छा, और मेमोरी का मतलब यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करना होता है, उसको कमांड भेजना होता है कि याद करो ये मूवमेंट ऐसे होता है, आप फिर पेशेंट खुद विलिंगली करना स्टार्ट करता है ना। मूवमेंट्स थ्रू फुल अवेलेबल रेंज हेल्प टू मेंटेन द मैकेनिकल इलास्टिसिटी, कोई सारे पढ़ के आ चुके हैं। मैकेनिकल इलास्टिसिटी बनी रहेगी, है ना, मसल्स की सॉफ्ट टिश्यू, नॉर्मल लिम्फेटिक ड्रेनेज बना रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो वेनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज आर आल्सो इंप्रूव्ड टू अ लिटिल एक्सटेंट बाय पैसिव रेंज ऑफ मोशन। Another important effect of passive range of motion is relaxation. पेशेंट को रिलैक्सेशन भी फील होगा, क्यों, क्योंकि जब फ्रेश ब्लड आएगा, फ्रेश ऑक्सीजन आएगी, तो वहां पर जो पेन क्रिएट था, एक स्वेलिंग थी, एक इरिटेशन थी, वो सब रिड्यूस्ड होगी। तो द रिदमिक पैसिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ लिम्ब प्रोड्यूस अ सूथिंग इफेक्ट and induced relaxation and sleep and can be useful technique in facilitating the recovery of a tired athlete। ये एथलीट्स में कराते हैं। अच्छा, बहुत कॉमन एग्जांपल बोलता हूँ, कभी काम करना, थोड़ी सी मेहनत करके देखना, रात में नींद अच्छी आती। क्यों, जब आप एक्सरसाइज मेहनत करते हो तो ऐसे डोपामिन, ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको स्लीप में हेल्प कराते हैं और आपको अच्छा फील होता है। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा वॉक करके फिर सो। तो इसी, ये सारा रिलेशन उसी बेस पे है कि जब एथलीट्स वगैरह को जब बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं पेशेंट, उनके जो उनके खुद के थेरेपिस्ट होते हैं, तो उनपे वो खुद मूवमेंट करवाते हैं थोड़ा सा, जिससे मूवमेंट की वजह से ऐसे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जिससे अच्छी सी नींद आती है। और आप तो बहुत बेसिक दिमाग लगाओ, हम क्यों बचपन से यही बोलते हैं कि थोड़ा सा दो दो राउंड वॉक कर लो, घूम फिर आओ, और फिर आके सो तो अच्छी नींद आएगी। थोड़ी मेहनत कर ली तो नींद अच्छी आती है। क्यों, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज वर्कआउट करते हो तो बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलते हैं। आपकी मसल्स में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो वो सब बाहर निकलते हैं, है ना। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, फ्रेश ऑक्सीजन आती है, वो सब आपकी चीजों को इंप्रूव करती है। हमेशा याद रखो, सम मोर इफेक्ट एज कॉमन टू इफेक्ट ऑफ पैसिव मूवमेंट। वो सारे हम जो पीछे बात कर चुके, सारे के सारे वही। टेक्निक क्या रहेगी, कैसे कराना है, अभी मैं सारी आपको जो इमेज दिखाई ना, वो इमेज पे कैसे टू कंट्रोल मूवमेंट, ग्रेस्प द एक्सट्रीमिटी अराउंड द जॉइंट। एक्सट्रीमिटी को कैसे पकड़ना है, जॉइंट के अराउंड। अगर मुझे यहाँ इस जॉइंट के अराउंड एक एक्सट्रीमिटी को यहाँ रखा और ये वाला एंकल जॉइंट पे रखा ना, जॉइंट के अराउंड पकड़ो, दिख रहा है, जॉइंट के अराउंड पकड़ो। अगर इसमें कर रहे हैं तो, अगर इस मूवमेंट करें तो एक शोल्डर पे जॉइंट के अराउंड पकड़ा, एक यहाँ पर पकड़ा, है ना। बीच में मत पकड़ो, जॉइंट के अराउंड पकड़ोगे तो वहां पर क्या, क्योंकि मोशन जॉइंट पे होता है, तो उस वजह से आप जो पर्टिकुलर उस जॉइंट में मोशन नहीं कराना, तो वहां रेस्ट्रिक्ट हो जाए। तो ग्रेस्प द एक्सट्रीमिटी अराउंड द जॉइंट, मॉडिफाई द ग्रिप दैट प्रोवाइड एडुकेट सपोर्ट फॉर कंट्रोल। आप अपनी ग्रिप को मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रही हो कि मुझे किस तरीके से, क्योंकि अगर मुझे ट्रैक्शन देना है तो कितना देना है, तो उसके लिए मुझे अपनी ग्रिप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर मुझे ट्रैक्शन लग रहा है कि नहीं नहीं पेशेंट को पेन फील हो रहा है, नहीं कराना है, तो फिर आप अपनी ग्रिप को मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। ग्रिप आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके कर लो कि जो आपके लिए बेस्ट पोजीशन होगी। डू नॉट फोर्स बियॉन्ड द अवेलेबल रेंज। हम ये पैसिव रेंज के वो, ये क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन वाली की जो डेफिनेशन ही है कि अवेलेबल रेंज के बियॉन्ड नहीं जाना। द मोशन इज कैरिड आउट विद इन द पेन फ्री रेंज फ्रॉम विदाउट फोर्स्ड मोशन।
परफॉर्म द मोशन स्मूथली एंड रिदमिकली, 5 से 10 रिपीटेशन करना है। नंबर ऑफ रिपीटेशन आपके पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। फोर्स्ड पैसिव मूवमेंट में हमेशा बस एक चीज जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं कि सिर्फ एक लिमिट में आगे बढ़ना है। जब आपने रिलैक्स्ड वाला कर लिया तो फोर्स में क्या है कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, सिर्फ जैसे 30 डिग्री तक कर लिया पर 35 तक चले जाओ। उसके फायदे क्या होंगे कि जॉइंट रेंज ऑफ मोशन तभी तो खुलेगी। 30 में ही लगे रहोगे क्या, 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, तो फिर क्या 30 में करते रहोगे तो 35 तक पहुंचोगे कब। तो इसका फायदा क्या है कि रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करने के लिए, प्लस पेन को भी कम करेगा। आज 30-35 जाओगे तो 35 तक फ्रेश ब्लड आएगा तो और पेन कम होगा। तो ये सेम टू सेम है, बस एक ही पॉइंट ऐड होगा कि एक्सटर्नल फोर्स एक विद इन एक पेन की रेंज में जाना है, मगर बहुत लिमिटेशन के साथ कि 30 है तो 35, सीधा नहीं 30 से 40 चले गए और कर दिया सब खराब। बिल्कुल एक बिल्कुल लिमिट में जाना है। तो एक फोर्स्ड, क्योंकि देखो फोर्स्ड का मतलब यही है ना, क्योंकि 30 तक तो वो पेशेंट आपको खुद ही करने देगा, 35 में आपको एक हल्की सी फोर्स लगानी पड़ेगी। पेशेंट रेस्ट्रिक्ट करेगा कि नहीं करना, अरे हल्का सा देखो थोड़ा भी पेन है पेशेंट तो मना ही करेगा ना, तो आप एक हल्का सा फोर्स डेवलप करोगे। इसलिए इसको बोलते हैं फोर्स्ड पैसिव मूवमेंट। Forced passive movement are exercise performed on a subject by PT who exerts an external force not only to produce the passive movement of joint but also to increase the range of movement of a joint। ये नहीं पैसिव मूवमेंट तो करना है प्लस रेंज ऑफ मूवमेंट भी बढ़ाना है। आज 30 पे हमने कर लिया है 2 दिन, तो अब हमें 35 रखना है, फिर एक दिन 35 पे मेंटेन करना है, फिर 40 पे जाना है। तो रेंज ऑफ मोशन ऐसे ही तो बढ़ेगी, वरना तो जिंदगी में 30 पे लगे रहोगे। लेकिन कभी भी फोर्स पैसिव मूवमेंट फर्स्ट डे चूज नहीं करा जाएगा, है ना। तो फोर्स पैसिव मूवमेंट सीक टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ स्टिफ जॉइंट। दिस टेक्निक अटेम्प्ट टू मूव द जॉइंट बियॉन्ड द एब्लेबल, जो एब्लेबल रेंज 30 थी उससे थोड़ा सा आगे की तरफ आप जाते हैं। द पीटी प्रेस द जॉइंट इनटू इट्स एंड पोजीशन। एंड पोजीशन क्या कि जैसे पेशेंट ने, मैंने बोला कि सर मतलब इसकी एंड पोजीशन क्या है, आप क्या बोलोगे सर इसको 30 डिग्री की एंड पोजीशन है, इसके आगे जाते हैं तो उसको क्या होता है पेन फील हो रहा है, तो हम जो उसकी एंड पोजीशन है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पीटी प्रेस दी जॉइंट, हल्का सा प्रेस करेगा इनटू इट्स एंड पोजीशन एंड ऑफ रेंज व्हाइल द सब्जेक्ट मसल्स दैट नॉर्मली कैरी आउट द मूवमेंट आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। ठीक है, जो उसका मूवमेंट था मोशन था सिर्फ उसी के थोड़े आगे जाने, और जो सब्जेक्ट की मसल है वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड पोजीशन में होती है। ऐसा नहीं कि 30 से सीधा 40 चले गए और उसकी मसल टीयर कर दी, नहीं, 30 से 35 गए, वो भी जब गए जब हमने पहले रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट पेशेंट को करा लिया, उसके बाद सीधे नहीं, है ना। इसका सबसे बड़ा डर क्या होगा कि सर सीधा हम अंदाजा नहीं लगा पाए 30 से 40 सीधे कर दिया एकदम, यानी ओवर एक्सटेंड कर गए, तो वहां पर चीजें अच्छी जो चीजें थी वो टीयर हो, अच्छी खासी टीयर हो जाएंगी, जो कल तक 30 आ रहा था वो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक इसका डेंजर है कि इसमें आपको थोड़ी सी होशियारी करनी है कि विद इन लिमिट में ही जाना है। तो देयर इज अ डेंजर ऑफ ओवर एक्सटेंशन बियॉन्ड द रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट एंड डैमेज टू द जॉइंट इफ एक्सरसाइज इज नॉट कैरिड आउट केयरफुली। बस यही इसका एक डेंजर होगा। इफेक्ट एंड यूजेस क्या होंगे, सेम एज इन रिलैक्स्ड पैसिव, जो इफेक्ट उसके थे वो इसके, बस इसमें एक ही चीज जुड़ जाएगी, सेम टू सेम सब लिख के आना है, बस एक चीज जोड़ दो, क्या, इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन। जो थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन है वो उसमें नहीं बढ़ रही थी रेंज ऑफ मोशन, इसमें रेंज ऑफ मोशन बस बढ़ेगी, बाकी ए टू जेड कॉपी प्लस पेस्ट। ठीक है, तो सेम एज इन रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट बट स्पेशली इंक्रीज द लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, जो उसकी लिमिट है उसको आपने हल्का सा उसे इंक्रीज करा। मैनेजमेंट ऑफ पेन स्टिफनेस एंड मैकेनिकल डिस्फंक्शन आर रिजॉल्व्ड बाय पैसिव। फोर्सफुल पैसिव मूवमेंट से क्या होता है, हल्का सा स्टिफनेस जो आ रही है वो हल्का सा रिड्यूस्ड होगी, क्यों, आप हर बार एक हल्की सी डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन बढ़ा रहे हो, तो जो स्टिफनेस है वो तो खत्म होगी ना। यही सारी चीजें आपकी है। अगले से इसके बाद कंटिन्यू, फिर फटाफट आ जाना जल्दी से। कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट हमें और ये करना है। कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट होता क्या है, क्या होता है कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट। कंटिन्यू पैसिव मूवमेंट ये होता है, सीपीएम मशीन बोलते हैं उसको। अच्छा, ये मशीन क्यों लगानी है, आप सोच, कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट क्यों कराना पड़ रहा है। नाम में क्या समझ आ रहा है, कंटिन्यू, यानी एक कंटिन्यूअस है, और पैसिव मूवमेंट तो यही है, क्योंकि आप नहीं करा रहे हो मशीन करा रही है। इस बार जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कौन है, वो एक मशीन है। ये क्यों जरूरत आनी पड़ी, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आप सपोज करो एक पेशेंट को फॉर 30 तक उसको पैसिव मूवमेंट कराना है, आप करा लोगे, एक पीटी करा लेगा, वो थक नहीं जाएगा, वो पता चलेगा 30 मिनट उसको करा रहा है, खुद इसको ही पेन आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आप हर बार एक सेम रिदम में करा पाओगे, कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। आपको जैसे मान के चलो कि मुझे
10 मिनट तक जो उसको मूवमेंट कराना है वो 30 डिग्री तक कराना है। 10 मिनट तक मूवमेंट कराना है, वो 30 डिग्री तक कराना है। उसके बाद 11वें मिनट पे ये हो जाए 31, फिर 15 मिनट बाद हो जाए 32, फिर 33। आप ऐसा एक एक डिग्री को कर पाओगे क्या रेगुलेट? कर पाओगे नहीं। उस केस में आती है फिर सीपीएम। इसमें क्या दो दो आपके वो लगे हुए होते हैं। ये सीपीएम जो जनरली रहती है ना, ये लोअर लिम्ब के लिए ही रहती है, लोअर लिम्ब के लिए ही होती है। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके की, इसमें आपका सेट कर देंगे। ये नी के लिए मोस्टली ये जो यूज होती है, ये नी के लिए ही होती है, ठीक है ना, नी और हिप दोनों के लिए। लेकिन मोस्टली नी के लिए यूज होती है और लोअर लिम्ब के लिए। इसमें क्या होता है कि आपका पैर फंसा दिया इस तरीके से। अब इसमें दो रहते हैं, दो मेजर पोर्शन रहते हैं। पहला करता है स्पीड, कि आपको स्पीड कितने, पहले यार रहता है टाइम, कि टाइम कितनी देर तक के लिए करना है। सपोज मैंने टाइम सेट कर दिया इसमें 10 मिनट। फिर दूसरा फंक्शन रहेगा कि स्पीड कितनी रखनी है आपको, स्पीड रेगुलेट कर दी 1 पर, 2 पर, 3 पर, तो वही स्पीड रहेगी, ठीक है। फिर आपको वो पूछता है डिग्री, डिग्री बताइए, डिग्री का मतलब ये कितना ऊपर जाए। अगर आपको 45 डिग्री कर दी तो ये नी के 45 डिग्री तक जाएगा। आपने 30 कर दी तो ये 30 तक ही जाएगा। आपने 60 कर दी तो ये 60 तक जाएगा। जिसमें डिग्री सेट करना है। ये तीन चीजें आपको सेट करनी होती हैं, टाइम कितनी देर के लिए, प्लस कितनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है हमें, और प्लस डिग्री कितनी रखनी है। आप इसमें क्या, जैसे 10 मिनट का है तो आपने 5 मिनट तक डिग्री सपोज रखी, सपोज 30। अब आपको लगता है कि नहीं नहीं, हम इसके थोड़े, अब 10 मिनट तक हो गई, हम 35 तक जा सकते हैं, तो अगले 10 मिनट के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 35 कर देंगे। तो हमने 5 डिग्री और बढ़ा दी। तो अब 5 डिग्री, अब वो मशीन क्या है, वो उसी स्पीड में आपको 5 डिग्री तक हर बार ऊपर लेके जाएगी। ये ऐसे चलती है, हर बार ऊपर जाएगी, फिर पूरा नीचे आएगी, एकदम फुल एक्सटेंशन होगा नी पे, फिर फ्लेक्शन होगा, जितनी डिग्री आपने करी फिर एक्सटेंशन होगा। इस तरीके से ये चलती है, आपने देखी भी होंगी ये मशीन वगैरह ना, सीपीएम। ये बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा यूज करी जाती है, जैसे एसीएल टीयर वगैरह हो गया, उन्हीं का, या फिर सर्जरी वार्ड में। जब किसी को सर्जरी हुई है तो आप इतना नहीं करा पाओगे, क्योंकि उसमें तो एक एक घंटे पहन के रखनी होती है। तो पेशेंट को तुरंत उसमें ये मालूम, तुरंत यूज कर सकते हो। जैसे सपोज किसी को सर्जरी कहीं और पार्ट की हुई है, लेकिन ये क्या होता है, ये मोशन करा। अब ये सबसे ज्यादा मालूम यूज में क्या आता है, दिमाग लगाओ। मैंने बोला ना कि जब भी जो बॉडी में मूवमेंट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। अब उसे सर्जरी कहीं और पार्ट की हुई है, लेकिन फिर भी सीपीएम लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि इससे क्या, कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता रहेगा, तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। तो इसलिए अगर कहीं और पार्ट की सर्जरी होती है ना, तो उसको तुरंत ही लगा देते हैं, सर्जरी के बाद ही। तो लोग बोलते हैं अरे सर सर्जरी, मैंने की सर्जरी पर्टिकुलर नी की थोड़ी ना हुई कि नी की सर्जरी और तुरंत ये लगा दिया। नी की सर्जरी हुई है तो नी की सर्जरी हुई है तो कुछ टाइम पीरियड बाद लगा दोगे, और नी की जगह कहीं और बॉडी पार्ट की सर्जरी हुई है तो उसको तुरंत इसलिए लगा देते हैं आफ्टर सर्जरी कि ये ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखे रहे, तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, आपको मेहनत कराने की जरूरत नहीं है। वरना कभी गए हो क्या, जब ऑपरेटिव ऑपरेटिव में पीटी कराने गए होगे, सर्जरी किसी और पार्ट की होती है, लेकिन आपको क्या बोलते हैं कि एंकल पंप मूवमेंट कराओ, बाकी बॉडी पार्ट जो नॉर्मल है उनका मूवमेंट कराते रहो। क्यों? क्योंकि ब्लड, क्योंकि लोअर लिम्ब में एडिमा डेवलप ना हो, है ना, फ्रेश ब्लड क्या है वो सर्कुलेशन में बना रहे, है ना, प्लस ऑक्सीजन वगैरह सब मिलती रहे। तो ये सब इसलिए आप तुरंत सर्जरी के बाद इसको हम कर देते हैं। A continue passive motion device maintain movement of a joint after limb sparing surgery or कोई limb sparing surgery. This device is usually called continue passive movement. Continue passive movement limits stiffness and pain. ये आपकी क्या करे, स्टिफनेस और पेन को कम करता है। वो जैसे, क्योंकि पैसिव मूवमेंट तो है ही ना, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। बस एक चीज लग गई है कंटिन्यू मशीन के द्वारा, बाकी सब तो कुछ नहीं बदलेगा ना, वो जो है वो तो रहेगा ही। बाकी चीजें क्यों बदलेगी? पैसिव मूवमेंट में जैसे जो सब फायदे थे, इंडिकेशन थे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन थे, वो सब तो उसमें रहेंगे ही, वो सब थोड़ा ना बदल जाएंगे, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप जॉइंट मूविंग फॉलोइंग सर्जरी सो दैट द मोशन विल नॉट बिकम लिमिटेड, है ना। कुछ सर्जरी कुछ टाइम पीरियड बाद ऐसा ना हो जाए कि जो आपका मोशन है वो लिमिट रह जाए। तो पीटी इतना प्रॉपर तरीके से नहीं करा पाएगा ये कंटिन्यूसली, क्योंकि आपको आधा कौन कौन एक एक घंटे तक कराना है ना। तो क्या करना है, तो फिर सीपीएम लगा दो। द सीपीएम विल मूव द इन्वॉल्व्ड लेग थ्रू द इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन, जितना उसका रेंज ऑफ मोशन है अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आप उसको 30 के बाद पेन आ रहा और आपने 60 डिग्री सेट कर दी, तो उसको फिर तकलीफ क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इसमें पता है बहुत अच्छा फायदा मिलता है, कभी भी रियलाइज करना। इसमें जब पेशेंट को अगर 30 डिग्री के बाद पेन आ रहा है ना, तो उसमें अगर आप 10 मिनट तक 30 कर दोगे, उसका 35 कर दोगे, तो पेशेंट को इतना पेन फील होगा नहीं 35 तक, क्योंकि इतना स्लो होता है और इतना स्टडी होता है ना, और इतना उसके एकदम मशीन है तो एकदम स्लो और स्टडी और बिल्कुल इतना मूवमेंट में होता है ना कि पेशेंट को इतना नहीं पेन फील होता फिर।
इसका ये फायदा बहुत बड़ा होता है कि रेंज आप इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हो। लेकिन अगेन एक बात याद रखना, सीपीएम में भले मैं आपको खुद बता रहा हूँ, सीपीएम में अगर आपके नी पर 60 डिग्री अगर आ रही है, आपने 60 डिग्री सेट कर दी और 60 डिग्री तक वो मोशन हो पा रहा है, और आप सोचो कि पेशेंट अब एक्टिवली 60 डिग्री तक कर लेगा, नहीं कर पाएगा। अगर वो 30 डिग्री तक करता है तो 30 डिग्री रहेगी, सीपीएम में भले 60 हो जाए। हमेशा याद रखना, पैसिव मूवमेंट कभी भी एक्टिव मूवमेंट की रेंज नहीं बढ़ाते। एक्टिव मूवमेंट रेंज आपको खुद ही बढ़ानी पड़ेगी जब तक पेशेंट विलिंगली नहीं करेगा। हम इतनी देर से इसी पे बहस कर रहे हैं कि पैसिव मूवमेंट कभी भी एक्टिव मूवमेंट की रेंज नहीं बढ़ाता, वो बस उसको एसोसिएट करेगा। रेंज एक्टिव मूवमेंट की तो पेशेंट को खुद ही करेगा तभी बढ़ेगी। उसका 30 है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी 30 से 35 जाने तक, भले आप 60 तक कराए, लेकिन पेशेंट अगर 30 के ऊपर नहीं जा पा रहा एक्टिवली तो आप 60 तक कराए तो 35 उसकी होगी नहीं, उसको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। मगर हाँ, ये क्या करेगा सर, फिर इतनी देर तक हम पैसे मूवमेंट की तारीफ करते आ रहे हैं ना, वही सब है ना, कि पेन को कम करेगा और ये सब मसल वास्टिंग नहीं होने देगा, जिससे जब आप करोगे तो आपको तुरंत कर सको। इट इज ओनली यूज्ड इन बेड बट कैन बी यूज्ड बाय रिलैक्सिंग, ईटिंग और स्लीप। कुछ भी करते रहो, वो तो इस तरीके से लेके खाते पीते रहो, उसमें दिक्कत क्या है ना, वो तो ऊपर की तरफ इसमें लोअर लिम्ब पे लगी है, बेड पे लिटा दिया, आप लोग करते रहो। बेनिफिट्स क्या होंगे, वही सारे, डिक्रीजिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ जो पैसिव इमोबिलाइजेशन की, डिक्रीज द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगे, इंप्रूव द रिकवरिंग रेट, रेंज ऑफ मोशन, वही जब इंप्रूव द सर्कुलेशन थ्रू पंपिंग एक्शन, प्रिवेंट एडिएशन इन कॉन्ट्रेक्चर, प्रिवेंट जॉइंट फ्यूजन एंड बोन एडिमा। जो सब में पढ़ के आ रहे हो वो इसमें लिखना है, क्योंकि पैसिव मूवमेंट तो ये आपके है ही, है ना। अब इसमें क्या कर सकता है थेरेपिस्ट, एडजस्ट करना पूरा बता दिया। थेरेपिस्ट एडजस्ट द डिवाइस टू फिट बिफोर सर्जरी। सीपीएम आप राइट आफ्टर सर्जरी यूज कर सकते हो, मैं बता चुका हूं क्यों, है ना। सीपीएम इज अलाउड टू सेट एट 45 डिग्री ऑफ मोशन राइट आफ्टर सर्जरी। अब ये डिग्री डिपेंड करता है, इसमें 45 लिख दिया 45 नहीं, ये डिपेंड करता है कि सर्जरी के बाद कितनी रेंज ऑफ मोशन है। ऐसा नहीं कि आपको अब पता पड़ा, डॉक्टर ने आपको ऑर्थोपेडिक ने बोला कि 30 के ऊपर जाओगे तो टीयर होगी, और आप बोलोगे हम तो पढ़ के आए थे 45 डिग्री, हम तो 45 डिग्री पर सेट कर देते हैं, चीजें टूट गई। प्रैक्टिकल और थ्योरी में जमीन आसमान का अंतर होता है, याद रखना है। हर पेशेंट एक दूसरे से अलग होता है, इस लाइन को हमेशा याद रखना। तो ऐसा नहीं है 45 डिग्री, आप तो ये देखो कि उसकी रेंज कितनी है, उसके बाद फिर आप उसको रेंज पे सेट करो जिसमें उस पेशेंट को पेन फील ना हो, टीयर ना हो, ठीक है ना। राइट आफ्टर सर्जरी जनरली मोशन इज अलाउड टू बी इंक्रीज 15 डिग्री अडे। और फिर वही अगेन बात कि जरूरी नहीं है 15 डिग्री अडे आप बढ़ा, आप अपने हिसाब से देख लो, आपको लग रहा है कि और थोड़ी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दो। आपको लग रहा है नहीं 15 में भी पेशेंट को पेन फील हो रहा है तो कम करो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। थ्योरेटिकल पे कभी नहीं चलना कि उसमें इतना लिख दिया तो इतना ही करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है कि पेशेंट को कितने पे क्या फील हो रहा है। इसका मेन गोल यही है कि फायदा है कि ये कंटिन्यूअस है ना, और ये कंटिन्यूअस आप इसको कर सकते हो, इतना खुद नहीं कर पाएगा एक थेरेपिस्ट। इसका सबसे बड़ा फायदा सीपीएम का हमें यही देखने को मिलता है, ठीक है। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर पैसिव मूवमेंट, ठीक है। थैंक यू।